ने देखा होगा कि हर दिन हमारे देश में कई प्रकार के सुरक्षा बल तैनात रहते हैं और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हमारे सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। आज हम बात करेंगे पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के बीच के अंतर के बारे में। क्या आप जानते हैं इन दोनों के बीच में क्या फर्क है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको ये अंतर समझाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ ही हम इन दोनों फोर्सेस के बीच डिफरेंसेस जैसे जॉब प्रोफाइल, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी को भी देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। पहले हम बात करेंगे पुलिस के बारे में। इंडिया में पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। उनका मुख्य उद्देश्य हमारे समाज को सुरक्षित रखना और कानून व्यवस्था का पालन करना होता है। स्टेट पुलिस फोर्सेस स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल मौजूद नहीं होता है। पर दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर आती है। इसमें पुलिस कमिश्नर सिस्टम है, मतलब पुलिस कमिश्नर ही दिल्ली पुलिस फोर्स का चीफ होता है। ऐसे तो हम सभी को पता है कि पुलिस क्या और कैसे काम करती है, फिर भी अगर इनकी कुछ मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो क्राइम को प्रिवेंट करना, क्राइम हो जाने पर उसको फेयरली इन्वेस्टिगेट करना, अपने रिलीजन में पीस और सिक्योरिटी मेंटेन करना, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, लॉ एंड ऑर्डर को प्रिजर्व और एनफोर्स करना, विक्टिम्स को इमीडिएटली असेस करना और ज़रूरत पड़ने पर प्रिवेंटिव मेजर्स लेना, ये सभी पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर आती है। वही सीएपीएफ की बात करें तो इंडिया में मौजूद 5 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के समूह को हम सीएपीएफ के नाम से जानते हैं और ये 5 फोर्सेस हैं बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ दैट इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ दैट इज सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल, ये सभी सीएपीएफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। अब सीएपीएफ में मौजूद 5 फोर्सेस को एक एक करके देखने से पहले ये जान ले कि इन 5 सिक्योरिटी फोर्स में से 3 बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंडिया के बॉर्डर्स की पीस टाइम में सुरक्षा करना। बीएसएफ दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडो पाकिस्तान एंड इंडो बांग्लादेश बॉर्डर्स को गार्ड करते हैं। वही आईटीबीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडो चाइना बॉर्डर्स को पीस टाइम में सिक्योर करने की होती है। और एसएसबी दैट इज सशस्त्र सीमा बल इंडो नेपाल एंड इंडो भूटान बॉर्डर्स को पीस टाइम में गार्ड करते हैं। अगर स्पेसिफिकली इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करें तो बीएसएफ की जॉब प्रोफाइल है ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स को कम करना, बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के बीच सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाना और बॉर्डर पर होने वाली कोई भी इलीगल एक्टिविटी को रोकना। होम मिनिस्टर ने लास्ट ईयर अक्टूबर में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अधिकारी क्षेत्र को बढ़ा दिया था, यानी कि बीएसएफ को अब सिलेक्टेड स्टेट्स में सर्च, सीजर और अरेस्ट की सीमा को बढ़ाकर 50 किलोमीटर का कर दिया गया है। दरअसल बीएसएफ को 1965 में एस्टैब्लिश किया गया था और 1969 में उन्हें कुछ एडिशनल पावर्स दी गई थी, जिसमें अधिकारी क्षेत्र में सीमा सुरक्षा के नाम पर सर्च, सीज और अरेस्ट कर सकती है। जुलाई 2014 में गवर्नमेंट द्वारा इशूड न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बीएसएफ गुजरात में बॉर्डर से 80 किलोमीटर अंदर तक, राजस्थान में 50 किलोमीटर और पंजाब, वेस्ट बंगाल और असम में बॉर्डर से 15 किलोमीटर अंदर तक सीमा सुरक्षा के नाम पर सर्च, सीज और अरेस्ट कर सकती थी। पर अक्टूबर में इशूड न्यू नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग गुजरात के अधिकारी क्षेत्र को 80 किलोमीटर से कम करके 50 किलोमीटर कर दिया गया है। वही असम, वेस्ट बंगाल और पंजाब में इसको बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया गया है। अब अगर सशस्त्र सीमा बल की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो एसएसबी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बिल्कुल बीएसएफ की तरह ही है, बस ये इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर को गार्ड करते हैं। आईटीबीपी की जॉब प्रोफाइल है बॉर्डर वायलेशन को प्रिवेंट करना, नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर मौजूद लोकल्स के बीच सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ाना। सीआरपीएफ की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंट्री की इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करना, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी को असेस करना इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर एंड कॉम्बैटिंग इंसर्जेंसी। इसके अलावा ये इंडियाज जनरल इलेक्शन में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इलेक्शन के दौरान पोलिंग स्टेशंस को प्रोटेक्ट करना और पीसफुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इंश्योर करना। इसके अलावा सीआरपीएफ की ड्यूटीज में क्राउड कंट्रोल और रॉयट कंट्रोल करने जैसे टास्क भी शामिल हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका लक्ष्य है एनडी एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करें, कंट्री के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, करंटली सीआईएसएफ पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, स्पेस एस्टैब्लिशमेंट्स, सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स और पीएसयू को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है।
इसके अलावा ये फायर फाइटिंग टास्क में भी स्पेशलाइज्ड होती है। अब अगर बात करें कि कैसे कोई भी पुलिस या CAPF में एज क्लास 1 गेजेटेड ऑफिसर बन सकता है, देखिए, इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट का किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना जरूरी है, जिसके बाद उसे UPSC द्वारा हर साल कंडक्ट की जाने वाली एग्जामिनेशन UPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को देना होगा। इसमें अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट की एज 21 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो या फिर UPSC CAPF, दोनों ही एग्जामिनेशन में SC और ST को बिलोंग करने वाले, OBC को बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स और इवन एक्स सर्विसमैन को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, जो कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। UPSC CSC में अप्लाई करने के बाद आपको प्रीलिम्स, मेन और इंटरव्यू इनको क्लियर करना होगा, जिसके बाद सक्सेसफुली पास्ड कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी। मेरिट लिस्ट और आपकी सर्विस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको सर्विस अलॉट की जाएगी। रिस्पेक्टिव सर्विस के कैंडिडेट्स डिफरेंट अकेडमी से अपनी फाउंडेशन और सर्विस स्पेसिफिक ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और ट्रेनिंग के बाद अपनी सर्विस ज्वाइन करते हैं। अब अगर बात करें कि आखिर कैसे आप CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं, तो CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए आपको UPSC द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। UPSC एग्जामिनेशन हर साल अगस्त में कंडक्ट करवाती है, जिसकी नोटिफिकेशन अप्रैल मंथ में रिलीज कर दी जाती है। इस एंट्री के लिए दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर ली है। एज लिमिट की बात करें तो कैंडिडेट्स की एज 20 to 25 ईयर्स होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, पर एज लिमिट में रिलैक्सेशन भी दी गई है। जैसे सभी OBC कैंडिडेट्स को मैक्सिमम 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, SC और ST कैटेगरी को बिलोंग करने वाले सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है और एक्स सर्विसमैन या सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी मैक्सिमम 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट्स को रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 यानी जर्नल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और इस पेपर के लिए कैंडिडेट्स को 120 मिनट्स मिलते हैं। पेपर 1 में हर करेक्ट आंसर के लिए कैंडिडेट को 2 मार्क्स दिए जाएंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 यानी 0.667 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। वही पेपर 2 दैट इज जर्नल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रीहेंशन 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 6 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं। इस पेपर के लिए कैंडिडेट्स को 180 मिनट्स का टाइम मिलता है। वैसे तो पेपर 2 बस क्वालिफाइंग नेचर का है, पर पेपर 2 उन्हीं कैंडिडेट्स का चेक होगा जिन्होंने पेपर 1 का कट ऑफ क्लियर किया होगा। रिटन एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्टेड सभी कैंडिडेट्स को PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करना होगा। PET में मेल कैंडिडेट्स को 100 मीटर रेस 16 सेकंड्स और फीमेल कैंडिडेट्स को 18 सेकंड्स में कंप्लीट करनी होगी। 800 मीटर रेस 3 मिनट 45 सेकंड्स फॉर मेल and 4 minutes 45 seconds for females, 3.5 meter long jump for male candidates and 3 meter long jump for female candidates, and 4.5 meter shot put is only for male candidates. फिजिकल टेस्ट क्लियर करने वाले सभी कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा फॉर मेडिकल रिव्यू और जो कैंडिडेट्स मेडिकल स्टैंडर्ड्स को क्वालिफाई कर लेंगे उन्हें सिलेक्ट किया जाएगा फॉर पर्सनल इंटरव्यू। इस पर्सनैलिटी टेस्ट का टोटल 150 मार्क्स का वेटेज होता है और फाइनली रिटन एग्जामिनेशन और इंटरव्यू में मार्क्स के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। अगर बात करें सैलरी एंड अदर पर्क्स की, तो देखिए IPS ऑफिसर और कमांडेंट दोनों के पे स्केल सेम ही है, पर क्योंकि CAPF की ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट हार्श कंडीशंस में होती है, जिसके कारण उन्हें कुछ एडिशनल अलाउंसेस दिए जाते हैं। वही IPS ऑफिसर के पास थोड़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होती है या कभी कभी मेजर सिटीज़ में पोस्टेड होने के कारण ये बेटर पर्क्स इंजॉय करते हैं। और इसके साथ ही ये था पुलिस और CAPF में डिफरेंस। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। लाइक करें हमारी वीडियो को। और तो दोस्तों आपने देखा दोनों के बीच में डिफरेंस, स्टेट पुलिस और CAPF के बीच में क्या डिफरेंस है, दोनों का क्या काम है, ठीक है। यहाँ तक कि लास्ट में आप सब देखे होंगे कि गजेटेड ऑफिसर कैसे बनना है, यानी AC और कमांडेंट तक का सफ़र कैसे तय करना रहता है, उसका सिलेबस भी देखे होंगे, क्या प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस वो भी देखे होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो मेरे चैनल को RKD फौजी CSF सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनके तक में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में।